हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एश एनालिसिस टेक्निक। तो कल की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो पहले मैं कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी, तो पहले मैं उनको कंटिन्यू करता हूं, फिर देन मैं आगे मूव करूंगा कि एक एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल किस नंबर में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन फिर आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एश एनालिसिस टेक्निक। तो देखा, जैसे आपने कल देखा था कि जब हमने केमिकल एनालिसिस की थी लिविंग टिश्यू की, वहां पे आपने देखा कि जो आपके दो फ्रैक्शंस आ रहे थे, ठीक है ना। तो जो आपके दो फ्रैक्शन आ रहे थे, तो जो पहला फ्रैक्शन आ रहा था, इसके लिए हमने टर्म यूज किया था फिल्ट्रेट। ठीक है, या आल्सो कॉल्ड एज द एसिड सोल्यूबल पूल। इसको हमने एसिड सोल्यूबल पूल भी बताया था, एसिड सोल्यूबल पूल। और जो दूसरा आपके पास आया था कंपोनेंट फ्रैक्शन, उसको हमने बताया था रेटिनेट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिड इनसोल्यूबल पूल। इसको हमने क्या टर्म यूज की थी? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन ये कि लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में जो आपके लिपिड्स आ रहे थे, तो फिल्टर करने के बाद, यानी कि जब हमने स्टेन किया तो स्टेन करने के बाद हमने ये देखा था कि जो आपका लिपिड आ रहा था वो किस में आ रहा था? एसिड इनसोल्यूबल पूल में। लिपिड आपका इसमें आ रहा था। तो इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो भाई ये एज अ मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा। ये क्या है? एज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। बट ऐसे तो हम बताते हैं कि जो लिपिड होता है तो ये आपके माइक्रोमोलिक्यूल यानी कि फिल्ट्रेट में आता है। सो इट अंडर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब एक्चुअली में मैंने कल भी इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि जो लिपिड होता है एक्चुअली में ये माइक्रोमोलिक्यूल है, इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये हमें ऑब्टेन होता है अंडर द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, दैट इज द एसिड इनसोल्यूबल पूल में। तो एग्जैक्ट रीजन जो इसका क्या है, देखो, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर, जब हमने कल बताया था कि जो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज फ्रॉम 18 से लेकर 800 डाल्टन होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो लिपिड्स होते हैं तो इनका वेट भी जो है 800 डाल्टन से ही कम होता है। सो इनका मॉलिक्यूलर भी लो होता है। तो इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि जो भी आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से 800 डाल्टन होता है। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी 800 डाल्टन से ही कम होता है। इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन एक्चुअली में जब हमने इनको जब स्ट्रेन किया तो स्ट्रेन में ये आपको कहां पे मिल रहे थे? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में। तो इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि एक्चुअल में लिपिड क्या होते हैं कि जो लिपिड जो होते हैं एक्वस मीडियम में अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? ये वेसिकल्स की फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये वेसिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है लिपिड में? तो आप वेसिकल का स्ट्रक्चर जो अगर है, अगर एक लिपिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके पास एक हेड पोर्शन होता है और एक इसका जो है टेल वाला पार्ट होता है। तो जो हेड वाला पोर्शन होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, इसका वाटर लविंग, तो ये हाइड्रोफिलिक है। बट जो टेल पोर्शन होता है लिपिड का, इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन, यानी कि हाइड्रोफोबिक। तो जो आपका हेड होगा इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड टेल इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक। तो क्योंकि जो हेड है वो वाटर की साइड रह सकता है बट टेल जो है तो वो नहीं रह सकता, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, लिपिड जो होते हैं ये वेसिकल्स की फॉर्म में रहते हैं। तो वेट तो इनका कम है लेकिन वेसिकल्स कैसे बनाएंगे? ये लाइक दिस, ठीक है। वेसिकल का जो फॉर्म होगा एक स्पेरिकल एग्रीगेट होगा, और इस स्पेरिकल एग्रीगेशन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मीजल्स, ठीक है ना, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि जो हेड इनका है वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो एक स्पेरिकल शेप में जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो इसको हम एक मीजल्स टर्म यूज कर सकते हैं या वेसिकल्स टर्म यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो आपके लिपिड्स होते हैं ये इस वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं, और इसीलिए इनका फिर मॉलिक्यूलर वेट तो कम है। अगर एक इंडिविजुअल को लेंगे तो एक इंडिविजुअल का मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा। बट अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके कारण ये आपके कौन से वाले, क्योंकि अब साइज ज्यादा हो रहा है, लार्ज साइज हो रहा है,
तो इसी के कारण जो आपके लिपिड होते हैं वो कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि यहां पे जो ये अपने आप को एक्वस मीडियम से प्रिवेंट करने के लिए ये इन स्फेरिकल या हम बता सकते हैं इस वेसिकल्स का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, दैट्स व्हाई। तो इसका रीजन यही है कि एक्चुअली में आपके जो लिपिड्स हैं वो आपके कौन से वाले फ्रैक्शन में आ रहे थे, मैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि ऐसे तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, बट these are the micromolecule but they are obtained in the macromolecular fraction, so this one is the reason। एक क्वेश्चन होता कि एक्चुअल में जब हमने स्टार्टिंग में जब लिविंग टिश्यू को एनालाइज करने के लिए हमने उसको पहले टिश्यू को लिया और टिश्यू के बाद उसको हमने मोटर में प्लेस किया था, और जब हमने पेस्टल के एलिप्सिस को ग्राइंड किया था तो उसमें हमने एक केमिकल को ऐड किया था, और उस केमिकल का जो नाम था दैट इज द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो अब क्वेश्चन आता है कि ग्राइंड करते समय इस हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को वहां पे क्यों ऐड करते हैं? तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो ये केमिकल है, तो इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रेसिपिटेट द मॉलिक्यूल्स। जितने भी आपके लार्ज साइज मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल हैं, तो उनकी प्रेसिपिटेशन के लिए, ठीक है ना, किसके प्रेसिपिटेशन के लिए ऐड किया जाता है किसको? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को, ठीक है। तो ये कल की क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अब हम जो है आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम आपको थोड़ा सा, ये लास्ट टाइम जो मैंने आपको केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू करवाया था, तो अब हम आज की क्लास में थोड़ा सा ये देखेंगे कि व्हाट इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। जितनी भी एक लिविंग टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो अब हम मोस्टली मैं यहाँ पे उनकी बात करूंगा जो ऑर्गेनिक वाले हैं, जैसे मान के जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे आपके जो जहाँ पे चार मैंने मेंशन किए, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैसे वाटर और जो आयंस हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक। तो अब हम ये बात करेंगे कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में इनका सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका रहता है और सबसे कम कंपोजिशन किसका रहता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, एक टेबल लिए, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट, ठीक है, सेल के, और दीज आर द परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में सेल के अंदर सबसे अधिक कौन सा वाला कंपोनेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर या टिश्यू की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा जो होता है वो वाटर होता है, दैट इज अबाउट 70 से लेकर 90%। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है दैट इज द प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो परसेंटेज रहता है दैट इज 10 से लेकर 15%। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है आप टोटल सेलुलर मास का, दैट इज द 3, ठीक है। इसी तरीके से लिपिड का देखेंगे तो 2, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7, और लास्ट पे जो है दैट इज द आयंस, तो आयंस का 1% ऑफ द टोटल सेलुलर मास रहता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जाम में, और आपको ये पूरा क्लियर कट होना चाहिए कि सेल के अंदर कौन सा वाला मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसकी कंपोजिशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो इसके लिए बच्चों आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि भाई ट्रिक क्या है, कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन से वाले जो मॉलिक्यूल का या कौन से वाले आयंस का कंसेंट्रेशन परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास के अंदर भाई ज्यादा है। तो इसके लिए ट्रिक है HP नकली, HP, और नकली को कैसे प्रोनाउंस करोगे? NC, नक, NC आ गया, नक, LI, ली, नकली। तो यानी कि HP नकली, हिंदुस्तानी जो पेट्रोलियम है वो कैसा है? नकली है। तो HP से आएगा हिंदुस्तानी, P से आएगा पेट्रोलियम, तो ये आ गया नकली। अब इस ये ट्रिक आपको इसलिए भाई यूजफुल होगा कि ताकि इससे आपको क्लियर कट होगा कि सेल के अंदर जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा होता है, उससे कम कौन सा होता है। तो H से चले जाएगा, H से आएगा वाटर। अभी देखा कि आपने वाटर का परसेंटेज सबसे ज्यादा सेल में होता है, दैट इज अबाउट 70 से लेकर 90%। तो एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है, परसेंटेज ऑफ भाई सेलुलर मास की बात करें। दूसरे नंबर से P से देखोगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोटीन। तो वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा आपका मॉलिक्यूल सेल के अंदर रहता है दैट इज द प्रोटीन, क्या रहेगा? प्रोटीन। N से आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि थर्ड नंबर पे ठीक है आपका न्यूक्लिक एसिड आएगा। C से आएगा कार्बोहाइड्रेट, C से आएगा कार्बोहाइड्रेट। L से आ जाएंगे आपके लिपिड्स, L से लिपिड, और I से आ जाएंगे आयंस। तो ये आपका एक सीक्वेंस है किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो सेल के अंदर भाई आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रहता है दैट इज द वाटर, और सबसे कम जो है दैट इज द आयंस। तो आप इसको सीक्वेंसली बेस पे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आपको
बताना कि हाँ जी सबसे ज्यादा सेल के अंदर किसकी कंपोजिशन है, या सेल के अंदर सबसे कम किसकी है, या आपको इसी तरीके से ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप अरेंज करो कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। तो इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपका एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल। तो अभी तक हमने देख लिया है केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यू। तो एक छोटा सा टॉपिक है आज की क्लास में, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है आपका एश एनालिसिस टेक्निक। क्या है? एश एनालिसिस टेक्निक। तो देखो जैसे हमने कल केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू किया था ना, तो उसमें मोस्टली ज्यादा हमारा फोकस था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे प्रोटीन्स, आपके न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। लेकिन सपोज अगर आपके पास भाई वहां पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होंगे या कंपाउंड्स भी होंगे, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो अगर हमें किसी इनऑर्गेनिक या कंपाउंड भाई किसी सेल की में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पता करना कि वो किस परसेंटेज में है, तो उसके लिए जो है हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एश एनालिसिस टेक्निक। क्या कहेंगे इसको? एश एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, सो सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ एश एनालिसिस टेक्निक। भाई इनको किस टेक्निक से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। टेक्निक का नाम क्या है? एश एनालिसिस टेक्निक। अब ये देखेंगे कि सबसे पहले जैसे हमने कल केमिकल एनालिसिस किया था, तो वहां पे भी सबसे पहले हमने किसको लिया था? लिविंग टिश्यू को। तो हमने सेम यहाँ पे भी पहले सबसे पहले लिविंग टिश्यू को लिया। देखो जब भी किसी एक लिविंग टिश्यू को लेते हो ना, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का, तो उसमें भाई उसका जो टोटल वेट होता है उसको कहते हैं वेट वेट। क्या बताएंगे उसको? वेट वेट। यानी कि जो भी आपके पास लिविंग टिश्यू का, उसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेट वेट। ठीक है, तो लिविंग टिश्यू का जब आपने भाई जो पार्ट लिया, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे वेट वेट। और जब वेट वेट के बाद आपने क्या करना है? उस लिविंग टिश्यू को ड्राई करना है। उसको जब सुखाओगे, ड्राई करोगे, तो ड्राई करने से क्या होगा कि जो उसका वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा। तो वाटर गेट एवापोरेट एंड प्लस साथ साथ में जो आपका उसके बाद उसको जब बर्न करोगे, तो बर्न करने से क्या होगा भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी आपका कोई एक वेट वेट लिविंग टिश्यू होगा, जब उसको पहले आप ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद उसको बर्न करोगे, तो उसका जितना भी सारा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारा का सारा जो है वाटर जो एवापोरेट होकर बाहर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी भाई ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम ऐश बताते हैं। जो रेमिनेंट होगा तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? ऐश। क्योंकि बर्न करने के बाद जो उस लिविंग टिश्यू का प्रोडक्ट हमारे पास पीछे बच जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? ऐश। तो इसी बेस पे तो भाई इस टेक्निक का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द ऐश एनालिसिस टेक्निक। अब क्या होगा कि इस ऐश को हमने देखना कि इस ऐश के अंदर क्या क्या होगा। सो इसके अलावा क्योंकि भाई देखो अब इस ऐश में ना तो अब हाइड्रोजन होगा, यानी कि वाटर का कंपोनेंट हाइड्रोजन है, तो ना ऑक्सीजन होगा ना कार्बन होगा। तो इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे। और जैसे हमने लास्ट टाइम केमिकल एनालिसिस की थी, तो आपके जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे तो वो आपके एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में आ रहे थे। तो इसी तरीके से आपके इस वाली टेक्निक से जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे दे आर आल्सो ऑब्टेन इन द एसिड सोलेबल फ्रैक्शन। जैसे मान के चलो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम आयंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको इस टेक्निक से भाई जब ये टेक्निक फॉलो करोगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना नंबर ऑफ कौन से एलिमेंट का कितना है। अब ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ये ऐश एनालिसिस टेक्निक जैसे हमने लिविंग टिश्यू में की, इसी तरीके से आप चाहेंगे कि अगर आप सपोज मान के चले आप अर्थ में जो आपकी अर्थ क्रस्ट में सॉइल है, तो उस सॉइल के अंदर आप डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट के या कंपाउंड के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो, तो एक्चुअली में इसके लिए भी कुछ ऐसी ही टेक्निक है। ठीक है, यहां से भी इसी टेक्निक से आप ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। तो अब आपको एक्चुअल में जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पे बच्चों ये टेबल दिया हुआ है, आप इसको जरूर अच्छे से मेमोराइज कर लें, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पहला है ये है कि अगर हम यहाँ पे इस टेबल में अगर देखेंगे तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जो टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं पहले कुछ एलिमेंट्स लिया हूँ, और एलिमेंट जैसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो अबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मैं इनको शो कर रहा हूँ परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो भाई एक साइड में अर्थ क्रस्ट का देख रहा हूँ और एक साइड में ह्यूमन बॉडी का ले रहा हूँ। परसेंटेज वेट ऑफ किसका? इन एलिमेंट्स का अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखो जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं एज वेल एज इन द अर्थ क्रस्ट। और इसमें आपको जितना भी ये परसेंटेज वेट ऑफ ये डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पे दिया, तो आपको ये सारे मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ वही एलिमेंट्स याद रखें जो सबसे ज्यादा अधिक अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में या ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अगर आप सबसे पहले अगर अर्थ क्रस्ट की बात करोगे तो अर्थ क्रस्ट में आपको सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है, तो याद रख लेना अर्थ क्रस्ट में जो सबसे अधिक दिख रहा है दैट इज ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। अगर दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको जो अर्थ क्रस्ट के अंदर परसेंटेज दिख रहा है बाय वेट दैट इज योर सिलिकॉन। तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, दैट इज 27.7, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो दैट इज योर, यहां पे आपका दिख रहा है दैट इज द कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। सो एटलीस्ट आप ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स बाय मींस ऑफ कंपोजिशन से याद रख लीजिए। कौन सा, मैं यहां पे अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड द कैल्शियम। और इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि परसेंटेज वेट ऑफ किसका, इन एलिमेंट्स का ह्यूमन बॉडी में देखना है, इन डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो आपको इसी तरीके से सारे के सारे याद नहीं रखने, यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो दिख रहा है दैट इज द ऑक्सीजन। ह्यूमन के केस में सबसे, जैसे यहां पे भी ऑक्सीजन था अर्थ के केस में, तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी परसेंटेज वेट अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो दैट इज द 65.0%। और अगर दूसरे नंबर पे बात करोगे तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन के बाद ह्यूमन की बॉडी में अगर देखा जाएगा दैट इज द कार्बन, ठीक है। देख रहे हैं कार्बन का 18.5% जो है परसेंटेज वेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर तीसरे नंबर पे देखोगे दैट इज योर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने है, दैट इज अबाउट 3.3% वेट ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको इतने सारे एलिमेंट के परसेंटेज वेट ऑफ का याद रखनी, आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको एटलीस्ट फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को याद रख लीजिए कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज वेट किसका होगा। तो सबसे ज्यादा अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे कैल्शियम। और इसी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के परसेंटेज वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पहला एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, सो दूसरे नंबर पे कार्बन और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये था आपका एश एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट और भी आयंस जो दिए हुए हैं, जैसे हमारे सेल के अंदर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है, कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे हमारे बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम जो है मोस्टली एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में Na पॉजिटिव, पोटेशियम जो है ये आपका भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज द K पॉजिटिव। इसी तरीके से आपका कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये भी आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, ठीक है। तो इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे जैसे मैं आगे फर्दर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो आपको इनका रोल का भी पता लग जाएगा। ओके, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एश एनालिसिस टेक्निक, और जो हमने देखा कि एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल एंड द परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द ह्यूमन बॉडी। और साथ साथ में मैंने आपको इससे पहले क्या जो केमिकल एनालिसिस करवाया था तो उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया कि एक्चुअली में लिपिड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, बट वो फिर भी आपके मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, या हम जब ग्राइंड कर रहे थे इसको लिविंग टिश्यू को तो उसमें हमने ऐड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को क्यों किया था, ठीक है। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।